अगले सत्र के अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही कार्यक्रम के मॉडरेटर रामानंद जी से आग्रह करूंगा कि वो अतिथियों को लेकर के मंच पर पहुंचे। आपातकाल और साहित्य विषय पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि इस सत्र से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपना कीमती वक्त कुछ समय और यहाँ दें और हमारे अतिथियों को सुनें। हमारे बीच हमारे अतिथि पद्मश्री राम बहादुर राय जी उपस्थित हैं और साथ ही प्रोफेसर अरुण भगत जी हैं। एक बार करकल ध्वनियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं गौरव जी से आग्रह करूंगा कि राम बहादुर राय जी का स्वागत करें। करुणा जी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रोफेसर अरुण भगत जी का स्वागत करें और नितेश पांडे जी से मेरा आग्रह है कि रामानंद जी का स्वागत करें। पद्मश्री राम बहादुर राय जी हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हिंदी जनसत्ता के पूर्व समाचार संपादक रहे हैं। आपने कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है और लेखन और संपादन का कार्य भी किया है। आप भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण के करीबी सहयोगी थे और जेपी आंदोलन के संचालन समिति का भी हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं तथा देश की सबसे पुरानी बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार और उसके प्रकाशनों के समूह संपादक हैं। आपातकाल के दौर में आपका संघर्ष लंबा रहा है और आज इस विषय पर आपके विचार हम सबको नई दृष्टि देंगे। साथ ही हमारे दूसरे अतिथि प्रोफेसर अरुण भगत जी हैं। आप बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। साथ ही महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में मीडिया अध्ययन के विभागाध्यक्ष और डीन भी हैं। आपने अनेक समाचार पत्रों में लेखन का और उसके संपादन का कार्य किया है। आपके द्वारा लिखित और संपादित कुल 24 पुस्तकें हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। हमारे अतिथियों का व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, सदाकत मतलब सच्चाई, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो आगे का मंच मैं अपने अतिथियों को और रामानंद जी को सौंपता हूं कि वो आपातकाल और साहित्य विषय पर हमारे अतिथियों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पे विद्यमान परम श्रद्धेय बाबूजी श्री राम बहादुर राय जी का मैं इस सभागार में, इस कक्ष में स्वागत करता हूं, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर अरुण भगत सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तमाम विश्वविद्यालयों से आए हुए लोग, मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं इस कार्यक्रम में। इस कक्ष में 3 पीढ़ियां विद्यमान हैं। पहली पीढ़ी वो जिसने आपातकाल को देखा, संघर्ष किया और आपातकाल को महसूस किया। उन्हें ये पता है कि आपातकाल के दौरान जो संघर्ष हुए या उस समय जो सत्ता के मद में मदांतित इंदिरा गांधी ने जो कार्य किए वो किस प्रकार से थे। तो ऐसे परम श्रद्धेय बाबूजी। दूसरी पीढ़ी में आदरणीय अरुण भगत सर हैं और कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी पे शोध कार्य किया, जिनकी पुस्तकों से हम लाभान्वित होते हैं या इमरजेंसी के बारे में हमें पता चलता है कि इमरजेंसी कैसी थी, इमरजेंसी के दौरान क्या लिखा गया या इमरजेंसी किस प्रकार की थी या क्यों लगाई गई। तीसरी पीढ़ी वो है जिसमें हम छात्र आते हैं, शोधार्थी आते हैं या यहाँ पे जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वे हैं जो अपनी परंपरा के अनुरूप अपने श्रेष्ठ जनों से यह जान पाएंगे
कि आपातकाल और साहित्य विषय पे क्या साहित्य रचा गया उस समय, या आपातकाल के दौरान क्या कुछ उस देश में हो रहा था, उसके बारे में हम लाभान्वित होंगे। मुझे यहाँ पर विषय प्रवेश के लिए बोला गया है। मैं पहले एक संरचना बताऊंगा कि यह कार्यक्रम किन भागों में चलेगा। मुख्यतः यह कार्यक्रम 3 भागों में है। पहला भाग वह है जिसमें, जैसे कि इसका विषय है कि आपातकाल और साहित्य, तो आपातकाल के दौरान जो साहित्य लिखा जा रहा था या आपातकाल के बाद जो साहित्य लिखा गया, उस समय किस प्रकार की कविताओं का प्रयोग हो रहा था, या उस समय के साहित्य में क्या दिख रहा था, उस समय का साहित्य क्या था, उस पर परम आदरणीय प्रोफेसर अरुण भगत सर अपनी बात रखेंगे। दूसरे वक्ता के तौर पर राय साहब अपनी बात रखेंगे, जिन्होंने उस समय आपातकाल को देखा या आपातकाल के दौरान संघर्ष किया। और उसके बाद मैं अब इस विषय के प्रवेश कराना चाहता हूं, इस विषय के संबंध में, और उसके बाद मैं अपने पहले वक्ता श्री अरुण भगत सर को मंच पे बुलाऊंगा और वह हमें इस विषय के संदर्भ में बातचीत करेंगे और बताएंगे। आपातकाल का जो विषय है, अगर मैं इसका बिंब रचना चाहूं और बताना चाहूं कि आपातकाल की घटना क्या है, तो 25 जून का 1975 का समय है, जब रात्रि में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करवा लिया जाता है, और 26 जून का समय है, सुबह का 4-5 बजे भोर का समय हो रहा होगा, जब कैबिनेट के लोगों को जगाया जाता है और उनके सामने इंदिरा गांधी प्रस्ताव रखती हैं और कहती हैं कि आपातकाल लगाना है। और उस समय उस कैबिनेट में उपस्थित जो लोग थे, कोई भी प्रश्न उनसे नहीं पूछता कि आपातकाल लगाना जरूरी क्यों है मैडम। एक व्यक्ति उस समय के विदेश मंत्री थे डॉक्टर कर्ण सिंह, वो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी। बाकी इस पारित कर लिया जाता है इस बिल को एक तरह से, और इमरजेंसी लगती है 26 जनवरी को 8 बजे इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इमरजेंसी घोषित करती है। लेकिन कहा जाए कि इमरजेंसी की आवश्यकता क्या थी, तो इमरजेंसी की आवश्यकता क्या थी, अगर इससे कारणों पे हम जाकर देखें तो 12 जून की घटना याद आती है, और वो 3 घटनाएं जो एक साथ घटित हो रही हैं, जिसमें डीपी धर की मृत्यु होती है, और उसी दिन उच्च न्यायालय से इंदिरा गांधी का जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल होता है, और गुजरात में जनता मोर्चा की सरकार बनती है, वो जीतती है। और इसके बाद इंदिरा गांधी के पास 2 विकल्प थे। इंदिरा गांधी चाहती तो अपने पद से इस्तीफा देकर, या उनको पद तो नहीं था क्योंकि उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका था, तो वो अपने मंत्रिमंडल के सामने, कैबिनेट के सामने इस बात की स्वीकृति कर लेती कि आप लोग अपना नेता चुन लीजिए। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया, या तो दूसरा ऑप्शन जो उनके पास था कि सर्वोच्च न्यायालय जाए। सर्वोच्च न्यायालय से उनको राहत नहीं मिलती है, और उसके बाद जो एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए था, या भारतीय पद्धति में, भारतीय राजनीति में जो श्रेष्ठ गुण सिखाए गए हैं, उसका अभाव दिखता है। और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं सत्ता के मद में इमरजेंसी लगाऊंगी, मैं अपनी कुर्सी को बचाना चाहती हूं, और वो ऐसा करती भी है। उसे पीछे की एक घटना है जिसे बताकर मैं प्रोफेसर अरुण भगत सर को यहां बुलाऊंगा। 12 तारीख का ही समय है। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ रे, वो कानून के बड़े अच्छे विद्वान भी थे। वो सिद्धार्थ रे को बुला लेती है दिल्ली में, और सिद्धार्थ रे को बुलाने के बाद इंदिरा गांधी के कहने पे ही सिद्धार्थ रे उस समय राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे। गाड़ी में इंदिरा गांधी भी होती हैं और साथ में सिद्धार्थ रे भी। इंदिरा गांधी सिद्धार्थ रे से पूछती हैं, क्या कैबिनेट को बुलाए बिना इमरजेंसी लगाया जा सकता है? इसका मतलब है कि 12 तारीख का जो समय है, इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि देश में इमरजेंसी लगानी है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि मैं फिर से कॉन्टेस्ट करूं, या कहा जाए कि उस कुर्सी को छोड़ दूं। कुर्सी की जो लालसा थी वो इस तरह से उनके अंदर बैठी हुई थी कि सिद्धार्थ रे कहते हैं कि मुझे कुछ समय दीजिए, कुछ समय के बाद मैं देखकर बताता हूं आपके इस विषय के बारे में। और सिद्धार्थ रे ने शाह कमीशन में जो बात कही, जो फॉर्मूला दिया, वह फॉर्मूला यही था कि राष्ट्रपति से आप रात में हस्ताक्षर करवा लीजिए और उसके बाद आप देश में इमरजेंसी लगवा सकते हैं कैबिनेट से मंजूरी के बाद। और इंदिरा गांधी ने यही किया।
उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई। वह इमरजेंसी सिर्फ इसलिए लगाई कि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी बच सके। अब मैं अपने प्रथम वक्ता आदरणीय प्रोफेसर अरुण भगत सर को बुलाऊंगा और वे आपातकाल और साहित्य पे अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रचयिता महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान यशस्वी पत्रकार, आपातकाल के पुरोधा पुरुष, श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी, रामानंद जी, विद्यार्थीगण, प्राध्यापकगण, देवी और सज्जनों, स्वातंत्रोत्तर भारत में 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई। कारण बताया गया कि देश में आंतरिक उपद्रव है। वस्तुतः 25 जून की रात को ही तत्कालीन राष्ट्रपति ने आपातकाल से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए यह विवाद का विषय है कि वो 25 जून है या 26 जून है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा जो विषय है वो आपातकाल के दौरान क्या कुछ लिखा गया साहित्य और विशेषकर हिंदी साहित्य में, उस पर मैं बातचीत करूंगा। आपातकाल की घोषणा के साथ भारतीय लोकतंत्र पर अंकुश लग गया। यहां मौजूद जो विद्यार्थी हैं उसमें से बहुत को पता नहीं होगा कि भारत में और खास करके स्वातंत्रोत्तर भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी है। लेकिन हम जिसकी बात करना चाहते हैं वो 1975 की इमरजेंसी है। 26 अक्टूबर 1962 को भी इमरजेंसी लगी थी, जो पहली बार इमरजेंसी भारत में स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इमरजेंसी लगी थी। चीनी आक्रमण के बाद ये इमरजेंसी लगी थी और 10 जनवरी 1968 को ये इमरजेंसी समाप्त हुई। कुल मिलाकर आपातकाल, जिस आपातकाल की चर्चा होती है, आपातकाल का जो निहितार्थ है वो आपातकाल नहीं था। 3 दिसंबर 1971 को भी इमरजेंसी लगी, जो अपने प्रवर्तन काल में ही था और तीसरी बार इमरजेंसी लगा दी गई। इस पर विस्तार से परम श्रद्धेय और आपातकाल के पुरोधा पुरुष बातचीत करेंगे, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आपातकाल जो 1975 का था वो लोकतांत्रिक समाज को बुरे तरह से प्रभावित किया था। विपक्ष की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई थी, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी गहरा पड़ा था। 2 आंकड़े मैं देना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर क्या उसका परिणाम हुआ। एक तो प्रेस पर प्रतिबंध के कारण पूरे विश्व के लोकतांत्रिक समाज में रहने वालों की संख्या में 40% की कमी आ गई थी। ये एक वैश्विक आंकड़ा है।
उससे आपातकाल कितना भयावह था और लोकतांत्रिक समाज कितना प्रभावित हुआ था उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा कि विश्व स्तर पर फ्रीडम हाउस के द्वारा एक सर्वेक्षण हुआ। उस सर्वेक्षण में बताया गया कि 1970 के प्रारंभिक दशक में स्वतंत्रता सूचकांक जो भारत का था वो तीसरा था, जबकि 1975-76 के दौरान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 34वां हो गया था। कहने का तात्पर्य यह कि आपातकाल के दौरान जो लोगों ने त्रासदी भोगी, आपातकाल के दौरान लोगों ने जो दुख भोगा, पीड़ा, संताप, संत्रास को भोगा, उसके कारण भारत का लोकतांत्रिक समाज प्रभावित हुआ था, बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। 25 जून 1975 की रात लोकतंत्र के लिए अत्यधिक भयावह और खौफनाक हो गई थी। लगभग 21 महीनों का कालखंड है वह, उसमें पुलिस प्रशासन ने अकांड तांडव मचाए थे। इससे जनमानस में भय, आतंक, संत्रास और खौफ का वातावरण छा गया था। लोगों में थर्राहट, कपकपी और सिहरन का वातावरण था। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। धड़कते और दहलते कलेजे, स्तब्धता ऐसी मानो होश उड़ जाए, ऐसा वातावरण आपातकाल के दौरान निर्मित हुआ था। आपातकाल के दहशत भरे माहौल का साहित्यकारों और पत्रकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। शाह कमीशन की रिपोर्ट है कि 1,10,000 लोग जेल की सीखचों में बंद थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग थे, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो, अधिवक्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनेता हो, छात्र नेता हो, सभी गिरफ्तार किए गए थे। आपातकाल की जातियों की आलोचना वैश्विक स्तर पर भी हुई। यूरोप के 500 सांसदों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों ने लंदन टाइम्स में एक विज्ञापन छपवाया था। यूरोप के इन 500 सांसदों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं और साहित्यकारों ने 15 अगस्त 1975 को विज्ञापन छपवाया। उसमें लिखा कि आज भारत की स्वतंत्रता का दिन है। भारत के जनतंत्र के प्रकाश को समाप्त होने से बचाने की आवश्यकता है। ऐसी अपील वैश्विक स्तर पर की गई। आपातकाल की कालकोठरी में सैकड़ों साहित्यकार, पत्रकार प्रताड़ित हुए, जेल की यातनाएं भोगी, रचनाकार कराह उठे। फिर रचनाकारों की लेखनी लहूलुहान होकर कोरे कागज को लाल करने लगी। आपातकाल की घटना को लगभग आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास में इसे काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। आपातकाल की पीड़ा, आतंक और टीस के कारण रचनाकारों की लेखनी से रचना उसी तरह से फूट पड़ी जिस तरह से क्रौंच वध से मर्माहत आदि कवि वाल्मीकि के कंठ से कविता फूट पड़ी थी। आपातकाल पर भारत के लगभग सभी भाषाओं में लिखा गया है। एक अनुमान के अनुसार
5000 से अधिक कविताएं आपातकाल पर लिखी गई है। मैं पिछले 30 वर्षों से आपातकाल के विभिन्न आयामों पर काम कर रहा हूं, निरंतर लेखन कर रहा हूं। 15 पुस्तकें लिखित और संपादित मेरी प्रकाशित हो चुकी है आपातकाल पर। आपातकाल की कविता, आपातकाल की कहानी, आपातकाल के संस्मरण, आपातकाल की पत्रकारिता, विभिन्न आयामों पर मेरा लेखन है। और आपातकाल में जो साहित्यकारों ने जो तांडव देखा, भोगा और उसको रेखांकित किया, अक्षरित किया, उसका स्पष्ट उल्लेख हमने अपनी किताबों के माध्यम से किया है। यद्यपि एक षड्यंत्र के तहत आपातकाल को भुलाने की कोशिश भी की गई, जिस तरह से विस्थापन का साहित्य पर आज बातचीत हो रही थी, अभी जस्ट इसके पहले वाले सत्र में कहा गया कि खामोश रह जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगभग वैसी ही स्थिति आपातकाल के साहित्य के साथ भी हुई। आपातकाल पर 400-400 पृष्ठों का संकलन, 2 संकलन, खंड 1 और खंड 2 प्रकाशित हुआ है, जिसमें हिंदी के कोई 200 से अधिक रचनाकार हैं जिन्होंने आपातकाल पर लिखा है। आपातकाल की पीड़ा, संताप, संत्रास को अक्षरित किया है और इन प्रतिनिधि कविताओं के माध्यम से 2 खंडों में आपातकाल की सारी सामग्री सर्वसुलभ हो पाई है। आपातकाल की वेदना, करुणा और विषाद की भावभूमि पर रचना उत्पन्न हुई है। आपातकाल की विसंगतियों और वेदनाओं और विडंबनाओं को छंदों में गुंफित किया गया है। आपातकाल की घोर लोकतांत्रिक और अमानवीय सत्ता के कारण जनजीवन में व्याप्त छटपटाहट और विदग्ध मानस की तस्वीर ने अनेक कविताओं को कालोत्तीर्ण बना दिया है। तानाशाही और बंजर होती राजनीति की कथा व्यथा का सजीव चित्रण इन कविताओं में आप देख सकेंगे। आपातकाल पर जो इतना बड़ा साहित्य लिखा गया, रचा गया, उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का लेना उचित होगा, जिन्होंने आपातकाल के साहित्य को की रचना की और आपातकाल पर सबसे मुखर होकर, प्रखर होकर लिखा, ऐसे रचनाकारों में भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। उन्होंने त्रिकाल संध्या की रचना की। सुबह, दोपहर, शाम 3 कविताएं लिखते थे। उस समय छपना संभव नहीं था, गिरफ्तारी की वारंट लटकी रहती थी और बस सुबह, दोपहर, शाम 3 कविताएं लिखते थे, जो बाद में आपातकाल के बाद प्रकाशित हुआ। उनकी एक कविता है, बहुत चर्चित कविता है, 4 कौवे उर्फ 4 हौवे। परम श्रद्धेय राय साहब बताएंगे कि 4 कौवे कौन थे और 4 हौवे कौन थे। उस पर बातचीत करने की प्रासंगिकता नहीं है। आपातकाल पर समाप्त होने के बाद जो पहला संकलन प्रकाशित हुआ, 7 कवियों की रचनाएं उसमें है, नाम है समर शेष है। गोपी वल्लभ सहाय जैसे लोग उसमें शामिल थे। गोपी वल्लभ सहाय की एक दूसरी कविता पुस्तक है बंजर के बीज,
उसमें भी आपातकाल की रचनाएं शामिल हैं। आपातकाल पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी लिखा है, अज्ञे ने, बाबा नागार्जुन ने लिखा है। अज्ञे की 3 कविताएं बहुत चर्चित हैं, आतंक, क्या करोगे और बौद्धिक बुलाए गए। बाबा नागार्जुन के संदर्भ में कुछ रोचक प्रसंग है, वह उसका भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। आपातकाल लगने के पहले 1974 में बड़ा छात्र आंदोलन हुआ पटना से, बिहार से। उसके पुरोधा पुरुष हमारे सामने विराजमान हैं। उस समय नुक्कड़ कविताएं, नुक्कड़ों पर कविताओं का पाठ हुआ करता था। बाबा नागार्जुन हाथ घुमा घुमा कर काव्य पाठ करते थे। एक पूरा माहौल बन गया था आपातकाल के सरकार के विरुद्ध। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। ऐसी कविताओं की रचना करने वाले, ऐसी कविताओं को पढ़ने वाले साहित्यकार को जब सचमुच जेल के सीखचों के अंदर ठूस दिया गया, जेल की यातनाएं भोगनी पड़ी, क्षमा याचना कर वापस आए, और फिर बाद में जो कविताएं लिखी वह भी उल्लेखनीय है। खिचड़ी विप्लव हमने देखा, हमने भोगा क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। उसको पूर्ण क्रांति को भ्रांति विलास कह रहे हैं। उधर दुधारू गाय खरी थी, सरकार की तरफ इशारा है। उधर दुधारू गाय खरी थी, इधर सरकारी बक्कर था, समझ न पाओगे बरसों तक जाने कैसा चक्कर था। ऐसी कविताएं लिखने लगे। तो बाबा नागार्जुन की दोनों भूमिकाएं हैं, रोचक भूमिकाएं हैं। जेल से लौटने के बाद, क्षमा याचना कर जेल से लौटने के बाद उन्होंने आपातकाल के पक्ष में लिखा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भला बुरा कहा, आराम पसंद, काहिल, कामचोर, निकम्मा, पता नहीं किन किन शब्दों से बाबा नागार्जुन ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को एक तरह से गालियां दी। बाबा नागार्जुन के बाद जो प्रमुख कवि आपातकाल पर लिखते हैं उसमें धर्मवीर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मुनादी जिसकी कविता बहुत चर्चित है, और अनुशासन पर्व। मुनादी की कुछ पंक्तियां हैं, मैं उल्लेख करना चाहूंगा। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि वो खबरदार रहें, अपने अपने किवाड़ों को अंदर से बंद कर लें। ऐसी कविताएं बाबा नागार्जुन, ये धर्मवीर भारती लिखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कविता बहुत चर्चित है आपातकाल पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफी लिखा है। कैदी कबराए की कुंडलियां नाम से एक पूरी कविता पुस्तक प्रकाशित है, और उन कविताओं के माध्यम से आपातकाल को अब आप साक्षात देख सकते हैं, भोग सकते हैं। उनकी एक कविता है अनुशासन पर्व। कहा जाता है कि विनोबा भावे जी ने आपातकाल के समय, उस समय को वो अभी हमारे पास नहीं है। अनुशासन पर्व पर एक कविता है, कुंडलियां हैं। अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश। अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश। बाबा मतलब विनोबा भावे जी के बारे में कहा गया है। अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश, हवालात की हवा भी देती यह संदेश,
देती यह संदेश राज डंडे से चलता, जज हज करने जाएं रोज कानून बदलता। कह कैदी कबराए शोर है अनुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। मातृ पूजा प्रतिबंधित उनकी एक कविता है आपातकाल पर। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को चढ़ा, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून मातृ पूजा प्रतिबंधित। उल्टा करती केशव कुल की कृत कलंकित, कह कैदी कबीराए तोर कारूड़ी कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। ऐसी कविताएं उन दिनों लिखी गई। उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम का बड़ा जोर शोर से आगाज हो रहा था। उस पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी है। 20 सूत्र रटते रहो बेड़ा होगा पार, अंधा बांटे रेवरी लेना हाथ पसार, लेना हाथ पसार न देना फूटी कौड़ी, खूब लगाओ पैर कड़ाओ सड़क चौड़ी, कह कैदी कबीराए मिलेगी मनसबदारी, करो पूत प्रसन्न मनाओ या महतारी। ऐसी कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी लिख रहे थे। आपातकाल पर डॉक्टर देवेंद्र दीपक ने एक कविता पुस्तक लिखी है, पूरी कविता पुस्तक है, नाम है बंद कमरा खुली कविताएं। मुक्त छंद की कविता है, इसलिए बहुत आकर्षण आपको नहीं लगेगा। उनकी दूसरी एक काव्य रचना है, काव्य नाटक है, भूगोल राजा का खगोल राजा का, वो भी बड़ा उल्लेखनीय है। डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी आपातकाल पर सर्वाधिक लिखने वाले कवि और रचनाकार हैं। डॉक्टर बलदेव बलसी जी का एक संग्रह आया है काला इतिहास नाम से। उस समय उन्होंने कुछ रचनाकारों को उसमें शामिल किया है और लगभग 200 पृष्ठों की वह पुस्तक है काला इतिहास। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने आंदोलन की कविताएं नाम से एक संकलन प्रकाशित किया है। शोध की दृष्टि से वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। फणेश्वर नाथ रेणु जी ने स्वयं कविताएं लिखी है, कथाकार है, आप सबको मालूम ही है कथाकार हैं। लेकिन इमरजेंसी और दोहरी त्रासदी नाम से 2 कविताएं उनकी प्रकाशित है। आनंद नारायण शर्मा, आशा रानी बोरा, डॉक्टर इंद्र सेंगर जैसे लेखकों कवियों ने आपातकाल पर लिखा है। आपातकाल पर लिखने वालों में उदय भानु हंस और कीर्ति चौधरी के नाम, कुंवर बेचैन के नाम उल्लेखनीय हैं। गोपी वल्लभ सहाय का उल्लेख किया है हमने। गांधी नहीं मरा, हल्ला बोल, बोल बम, कोरी अभी क्रांति है, बेचैन, इनकलाब, ऐसी कविताओं की रचना उन्होंने की। जगदीश तोमर ने अपनी कविताएं में आपातकाल की पीड़ा का, दुख दर्द का उल्लेख किया है। जय गोविंद साहे उन्मुक्त। जयप्रकाश नारायण जी ने स्वयं 2 कविताएं लिखी हैं। जीवन विफलताओं से भरा है और एक चिरा और एक चिरे की कहानी। दयाकृष्ण विजयवर्गीय जी ने भी आपातकाल पर कविताएं लिखी है। आपातकाल पर गोपी वल्लभ सहाय की एक कविता है, वो जेल तक वो कविता पहुंची थी और उन दिनों खूब चर्चित हो रही थी वो कविता। जहां जहां जुल्मों का गोल बोल, जवानों हल्ला बोल, नेताओं के चिकने चोल, काला चेहरा उजला खोल, झूठे नारे नकली ढोल, कथनी लंबी कथनी करनी गोल, खुलती जाती सबकी बोल बोल जवानों हल्ला बोल। ऐसी कविताएं
गोपी वल्लभ सहाय जी लिख रहे थे। गोपी वल्लभ सहाय जी मूलतः गीतकार थे और आपातकाल के दौरान उन्होंने काफी कविताएं लिखी। बाद में वो संकलन के रूप में प्रकाशित भी हुआ। आपातकाल के दौरान तपेश्वर नाथ, नरेंद्र मोहन, परेश सिन्हा इत्यादि ने भी कविताएं लिखी है। लखनऊ के डॉक्टर दाऊ जी ने आपात स्थिति 1975 कारावास की कविताएं नाम से 2 वॉल्यूम में कविताओं का संकलन प्रकाशित किया है। दुष्यंत कुमार की कविता है तुमने देखा और दूसरी कविता है एक शाम और। उद्धार राम अवतार अरुण, मणि मधुकर, रमानाथ त्रिपाठी, रवि दिवाकर, रविंद्र राजहंस, रविंद्र सौपुष्प, रामदरस मिश्र इत्यादि लोगों ने भी आपातकाल पर कविताएं लिखी है। आपातकाल पर एक पूरी कविता पुस्तक लिखी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर थे डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र। क्रांति के गीत, प्रजातंत्र मर गया देश में, ओ फटियल गोली बाजो, क्रांति की ज्वाला, ओ शासक तू कैसा नरचास है, क्रांति आह्वान इत्यादि कविताओं की उन्होंने रचना की। शांता कुमार जी की भी कविता पुस्तक है। उन्होंने भी खिड़की के पार जेल में रहते हुए कुहासा, तुम्हारा झूठ हारेगा, मैं विवश बंदी ऐसी कविताओं की रचना की। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने आपातकाल पर लिखा। वेद प्रकाश बटुक की पूरी कविता पुस्तक है आपात शतक नाम से, वो भी उल्लेखनीय है। सत्यनारायण जो बिहार के बड़े चर्चित कवि हैं, उन्होंने आपातकाल पर लिखा। कितने दिन बंदी होगी, धरना होगा, जो भी होगा करना होगा, ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक अन्य प्राध्यापक डॉक्टर सुंदरलाल कथूरिया ने भी आपातकाल पर लिखा है। महाभारत जारी है, अक्षर के बाद ही उनकी गिरफ्तारी भी वास्तव में हुई थी। कुर्सी के लिए एक उनकी कविता पुस्तक है, ये कविता है। हंसराज रहवर, कुंवर नारायण, डॉक्टर गिरधर राठी, जगदीश तोमर, दामोदर प्रसाद विद्रोही। बस हाँ, समय हो चुका है। तो आपातकाल पर लिखने वालों में धनंजय सिंह, नंदकिशोर आचार्य, निशांत केतु, मदन लाल वर्मा क्रांत, रघुवीर सहाय इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। आपातकाल पर कहानियां भी लिखी गई हैं। लगभग 20 कहानियों का संकलन तो मेरा ही प्रकाशित हुआ है। एक संकलन आपातकाल की प्रतिनिधि कहानियां नाम से, जिसमें रीता शुक्ल की कहानी है, तपेश्वर नाथ की कहानी है, दयाकृष्ण विजयवर्गीय, पंकज बिष्ट, दीप्ति खंडेलवाल, आचार्य निशांत केतु, महीप सिंह, मृदुला सिन्हा की एक कहानी है जब जब हुई धर्म की हानि, बहुत चर्चित कहानी है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, हिमांशु जोशी, वेद व्यथित, इन लोगों की कहानियां हैं। आपातकाल पर लगभग 3 दर्जन से अधिक कहानियां लिखी गई है जो मेरे ध्यान में अभी तक आई है। आपातकाल पर उपन्यास भी लिखे गए। लगभग 1 दर्जन से अधिक उपन्यास आपातकाल पर लिखे गए हैं। अन्य साहित्य भी मौजूद है आपातकाल पर। लगभग 46 संस्मरणों का 360 पृष्ठों का एक संकलन मेरा ही प्रकाशित है आपातकाल के संस्मरण नाम से। आपातकाल पर डायरी भी प्रकाशित है, आधा दर्जन से अधिक डायरी प्रकाशित है। उस पर दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध का कार्य भी हो रहा है। शांता कुमार, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, विशन टंडन इत्यादि की डायरी है। यानी आपातकाल पर काफी कुछ लिखा गया है, पर्याप्त साहित्य है। बस एक कुचक्र के कारण, कुछ षड्यंत्र के कारण आपातकाल पर शोध नहीं करने दिया गया।
अनुकूलताएं आई है। अब आपातकाल के साहित्य पर काफी सामग्री उपलब्ध हो गई है। मेरे पास कोई आपातकाल की इतनी सामग्री है जितनी भारत में किसी एक लाइब्रेरी में उतनी सामग्री नहीं होगी जितनी मेरे पास है आपातकाल से। तो मेरे लिए तो आपातकाल पर बात करना हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। लंबी बातचीत हो सकती है, समय की मर्यादा है और हम सब तो परम श्रद्धेय राय साहब को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर के भाषण से हम सभी लाभान्वित हुए होंगे। दिनकर की ये पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम का जो जगह था, जो स्थान ले रखा था सबको एकत्र करने के लिए, उस भाव को जागृत करने के लिए, लड़ने के लिए, वही सिंहासन खाली करो जनता आती है दिनकर के वे शब्द उस समय जब आपातकाल लगा तो वही शब्द सबको जोड़ने का काम कर रहे थे, सबके अंदर वह भाव पैदा कर रहे थे कि हमें इस आपातकाल से पार करके एक सामान्य व्यवस्था में, एक सही दिशा में चलने वाली सरकार में रहना है। अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वे पत्रकारिता के युग पुरुष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी हैं और वे अब इस विषय पर बातचीत करेंगे कि उस समय आपातकाल के दौरान जो उस समय देश की स्थिति क्या थी या उस समय कौन से संघर्ष झेले गए, उस समय लोक संघर्ष समिति बनी तो वह किस भूमिका को निभा रही थी, वे अपनी बात रखेंगे। इस आयोजन के लिए मैं पीयूष पुष्पम को बधाई देता हूं। रचयिता का ये सिलसिला चले और बेहतर ढंग से चले। मुझसे पहले प्रोफेसर अरुण भगत जी ने बहुत अच्छे से आपातकाल के साहित्य पर हमें बताया है और जिन लोगों ने भी सुना उनको ये लगा होगा कि कविता है, कहानी है, उपन्यास है और स्वयं साहित्यकारों ने उस पर लिखा और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। उसमें एक नाम जिनका इन्होंने लिया वो बहुत दिनों तक थे, भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र उन लोगों में से थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया था। एक उनकी बहुत छोटी सी किताब है, कुछ कही कुछ अनकही। भवानी बाबू की ये जो सबसे छोटी किताब है, कुछ कही अनकही, वो अद्भुत किताब है। उसमें छोटे छोटे गांधी जी के संस्मरण हैं और मैं अक्सर कभी कभार जब ज़रूरत होती है तो उसको पढ़ता हूँ। उसमें एक संस्मरण है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत प्रासंगिक है। 1931 के आसपास जनगणना के अधिकारी गांधी जी के पास आते हैं और जब वो आते हैं उस समय उनके चारों तरफ आश्रम के लोग बैठे हुए हैं और जनगणना के अधिकारियों ने उनसे कहा गांधी जी से कि हमने आपका जो जनगणना का फॉर्म है वो भर दिया है, लोगों से पूछ पाछ करके भरा है, केवल एक कॉलम हमारी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और वो कॉलम था व्यवसाय का। तो गांधी जी का व्यवसाय क्या है ये जनगणना के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था और दूसरे आश्रम वालों से पूछते थे, आश्रम वासियों से, तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन लोगों ने सीधे गांधी जी से पूछा और गांधी जी ने बिना समय लगाए, बिना देर किए तुरंत जो जवाब दिया उससे सभी चौंक गए सिवाय गांधी के। उन्होंने कहा कि मेरा व्यवसाय राजनीति है।
जनगणना के अधिकारी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने फॉर्म भरा और चले गए। उसके बाद आफत और आपातकाल दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो उसके बाद आफत जो आई वो गांधी जी पर आई। उनके सहयोगियों ने उनको घेर लिया और कहा कि बापू, ऐसा लगता है कि आपने जो जवाब दिया है वो जल्दी में दिया है, बिना सोचे दिया है और गलत दिया है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो, फिर इस पर बात करेंगे। और 4-5 दिन बाद गांधी जी ने उन सब लोगों को बुलाया और अपनी बात कही। बात क्या कही? कहा कि मैंने जो जनगणना के अफसरों को अपना व्यवसाय बताया था वो सोच समझकर बताया था, और मैंने बार बार सोचा कि क्या मैंने गलत बताया। तो मेरे अंतर की आत्मा कहती है कि मैंने सही बताया। और उसके बाद फिर वो राजनीति की परिभाषा करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ, चाहे वो गरीबों के लिए काम करता हूँ, आज़ादी के आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई के लिए काम करता हूँ, समाज में समता मूलक भावना पैदा करने के लिए करता हूँ, सफाई के लिए करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वह राजनीति का हिस्सा है। और मैं ये मानता हूँ कि जिनको भी राजनीति जाननी है वो गांधी के इस संस्मरण को याद रखें। और ये संस्मरण हमको दिया है उस कवि ने जिसको हम भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। उस भवानी प्रसाद मिश्र की जब चर्चा हुई तो मुझे लगा कि ये बात मैं आपको बताऊं। इमरजेंसी के साहित्य वाली बात अरुण जी ने बताई है। थोड़ा बहुत मैं इमरजेंसी की राजनीति का जो पक्ष है उस पर बहुत थोड़े में अपनी बात रख करके मैं बैठ जाऊंगा। अगर आप कुछ पूछेंगे चाहे अरुण जी से या मुझसे, तो जो हमको सूझेगा मैं बताऊंगा या अरुण जी बोलेंगे। ये इमरजेंसी इतनी चर्चित क्यों है और बार बार इस पर चर्चा क्यों होती है? और जितनी बार इस पर चर्चा होती है उससे ज़्यादा इस बात की कोशिश होती है कि इमरजेंसी पर चर्चा न हो। ये दोनों द्वंद्व चला रहा है और चलता रहेगा, और इसमें नए नए पंख जुड़ रहे हैं, नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं ये पाता हूं कि हम सब आज हमारा जीवन, हमारा विश्वविद्यालय, हमारी पढ़ाई, हमारा चलना फिरना, ये सब जिससे संचालित हो रहा है वो प्रकृति के नियमों से नहीं हो रहा है, हमारे मन से भी नहीं हो रहा है उस संविधान से जिसको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मेहनत से बनाया और उसमें करीब 3 साल लगा। उस संविधान में एक अनुच्छेद है 352। 352 अनुच्छेद ये बताता है कि भारत में इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है और कैसे लगाई जा सकती है। जैसा अरुण जी ने बताया कि 3 बार इमरजेंसी लगी है, सही बताया, लेकिन उसमें जोड़ने की जरूरत यह है कि जो पहली इमरजेंसी लगी तब लगी जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया। तो अनुच्छेद 352 में 2 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। एक, जब भारत की सीमाओं पर हमला हो जाए तो इमरजेंसी लगाकर इस देश को एकजुट करके उस हमले का सामना करना है, इसलिए इमरजेंसी लगानी है। दूसरी
उसी अनुच्छेद में दूसरी व्यवस्था है कि अगर भारत के सीमा के अंदर भारत देश में हथियार बंद क्रांति खड़ी हो जाए और जिसको पुलिस नहीं संभाल सके, जो लॉ एंड ऑर्डर से बाहर की चीज हो जाए, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है और उस इमरजेंसी को इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। 72 और 71 की इमरजेंसी आपने अर्थ निकाल लिया होगा कि क्यों लगी, लेकिन ये जो 1975 की इमरजेंसी है उसका कोई औचित्य है? किसी भी तरीके से अगर आप सोचें, किसी भी पैमाने से आप सोचें, तो आप स्वयं मेरी बात से सहमत होंगे कि उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। पच्चीस जून 1975 को जिस बात के लिए याद किया जाना चाहिए वो है दिल्ली का रामलीला मैदान। और वहाँ बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा में जेपी ने एक भाषण दिया और उस भाषण को, उनका भाषण समाप्त होता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जेपी का भाषण, कोई एक नहीं 5-7 अफसर कोने कोने से छुपकर, कुछ सामने रहकर जेपी के भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जैसे भाषण समाप्त हुआ वो सारी रिकॉर्डिंग कहाँ गई? एक सफदरजंग रोड। तब एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निवास था। वो स्वयं उस भाषण के रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रही थी। और आप में से जिन लोगों को इसकी सत्यता जाननी हो तो मैं कहूँगा कि प्रोफेसर पीएल धर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, बहुत रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और 6 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 71 से 77 तक। उन्होंने अपने मेमोर में लिखा है कि वो रिकॉर्डिंग लाई गई और एक सफदरजंग रोड पर उसको पहले इंदिरा गांधी ने सुना, फिर उसको एक इंदिरा गांधी के प्रेस एडवाइजर हुआ करते थे और बड़े विद्वान व्यक्ति थे वैसे, एच.वाई. शारदा प्रसाद ने सुना और तमाम अफसरों ने सुना, सिद्धार्थ शंकर रे ने सुना। और सुनने के बाद ये निर्देश इंदिरा गांधी देती हैं कि इस भाषण के आधार पर एक नोट बनाइए। उस भाषण, वो जो नोट बना उसका उस भाषण से कोई लेना देना नहीं। उसी तरह से इमरजेंसी लगाने का जो आधार चुना गया, पहले तो राष्ट्रपति को गुमराह किया गया। वो नोट जो बनाया गया वो इसलिए कि राष्ट्रपति को वो दिया गया और उस पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराया गया। और अगले दिन जब इंदिरा गांधी रेडियो पर भाषण करती हैं, जो भाषण आज उपलब्ध है, उसमें कहते हैं कि जेपी सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। जिस तरह से मैंने प्रोफेसर पीएल धर की किताब का हवाला दिया, उसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी हमने एक किताब छपवाई है, प्रभाष जोशी के लेखों की बनी हुई किताब है। प्रभाष जोशी वो व्यक्ति हैं जो रामलीला मैदान में उपस्थित थे और उन्होंने अपने लेख में जेपी के उस रिलेवेंट पोर्शन को उद्धृत किया है और कहा है कि मैंने स्वयं ये नोट
वहाँ बैठकर लिया था। तो हमारे पास प्रामाणिक जो तथ्य है वो प्रभाष जोशी का है, और प्रभाष जोशी कहते हैं, और बात सही कहते हैं, जेपी को 1965 से लेकर 1989 तक, जब तक वो जीवित थे, मुझे भी जानने मिलने जो उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। जेपी और कुछ कर सकते थे, लेकिन सेना के अफसरों को, सेना के सिपाहियों को या सेना के सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसा नहीं सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसी को आधार बनाया। तो एक झूठे आधार पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक झूठे आधार पर इमरजेंसी लगाई गई, जिसका कोई तुक नहीं था। और इमरजेंसी लगाई इसलिए गई, जिसके बारे में अरुण जी ने, रामानंद शर्मा जी ने, दोनों ने थोड़ा उल्लेख किया है। मैं भी कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहती थी, और इमरजेंसी लगा करके ही वो प्रधानमंत्री रह सकती थी, नहीं तो उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। उसकी एक कहानी है, लेकिन थोड़े में मैं ये 2 तारीखें बता देता हूँ। 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि आपका चुनाव अवैध हो गया, और अवैध होने का जेन्युइन कारण है। अगर आप बिशन टंडन की डायरी पढ़ें तो बिशन टंडन भी ये लिखते हैं कि यशपाल कपूर, जो इंदिरा गांधी के लिए जो रायबरेली में काम कर रहे थे, काम उन्होंने शुरू कर दिया था और इस्तीफा बाद में दिया गया। तो इंदिरा गांधी भारत सरकार को इस तरह से चला रही थी जैसे उनके घर का मामला हो, रसोई का मामला हो। वो बेटे को खाना खिला रही हैं या अपने दोस्तों को खाना खिला रहे हैं, उसी तरह से यशपाल कपूर को भेज दिया उन्होंने रायबरेली। जबकि नियम ये कहता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का या कोई सरकारी कर्मचारी अगर चुनाव प्रचार में जाता है तो पहले इस्तीफा दे दे। और इसी आधार पर जगमोहन लाल सिन्हा ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया था। तो इमरजेंसी लगाई गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। अब इसको दूसरे तरह से देखिए। इतने विवरण के बाद मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं, वही उसका सार है कि ये इंदिरा गांधी का निजी संकट था। ये हमारा आपका संकट नहीं था, या जो लोग उस समय थे, लड़ रहे थे, जेपी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उनका भी कोई संकट नहीं था। तो एक निजी संकट को राष्ट्रीय संकट बनाने का अपराध जिस महिला ने किया, उसका नाम इंदिरा गांधी। और उस राष्ट्रीय संकट के बाद पूरे भारत पर जो संकट आया और 21 महीने तक रहा, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, ये अलग कहानी है। नागरिक अधिकार छीन लिए गए, जीने का अधिकार छीन लिया गया, और मां बेटे का राज कायम हो गया। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बारे में अरुण जी ने बताया है कि हर तरह के, यानी 2 तरह के लोग गिरफ्तार हुए। जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वे भी गिरफ्तार हुए, जो निर्दोष थे वे भी गिरफ्तार हुए, जिन पर संदेह था वे भी गिरफ्तार हुए। अब जैसे मैं एक वाक्य आपको बताता हूं, और हम बात अपनी मैं यहीं पूरी करूंगा जल्दी ही। एक पत्र, कोई भारत में इमरजेंसी लगने से पहले, इमरजेंसी घोषित होने से पहले 2 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसका नाम है के आर मलकानी। के आर मलकानी मदरलैंड के उस समय संपादक थे।
और मदरलैंड ऐसा अखबार था उस समय जैसा एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस रहा है, यानी सत्य के साथ खड़ा था। मदरलैंड के संपादक के.आर. मलकानी जेपी का भाषण एडिट करके उसको छपने के लिए देने के बाद रात को 11:30 बजे के आसपास अपने घर पहुंचते हैं और बिस्तर पर लेट रहे हैं कि अब नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। उनको अनिद्रा की बीमारी नहीं थी। आजकल बहुत इंसोमेनिया हो रहा है लोगों को, तो अलग बात है, परंतु उनको कोई बीमारी नहीं थी। के.आर. मलकानी अभी उनकी उन्नीदी अवस्था में हैं और दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। तो उनका ख्याल गया कि ये कौन हो सकता है। तो मन में वो सोच रहे हैं और यही उन्होंने लिखा भी है कि रात के 12 बजे के आसपास कौन आ सकता है। 2 ही लोग आ सकते हैं और दोनों यमदूत हो सकते हैं, यमराज के दूत हो सकते हैं। इस रात में यमराज का दूत या तो डाकिया होगा या पुलिस होगी। और आप जानते हैं कि जब उस जमाने में न मोबाइल था, न ही इस तरह की सूचना थी कि आपको वो टेक्स्ट कर सकें या एसएमएस कर सकें। तो वो उठे, दरवाजे के पास आए, खोला और देखा कि भारी बंदोबस्त है पुलिस का। एक जो पुलिस अफसर जैसा लग रहा था व्यक्ति, उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा, उसने ये नहीं बताया कि क्या बात है, उसने कहा कि आप के.आर. मलकानी आप ही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ। तो कहा कि आपको थाने चलना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अंदर आओ, बैठो, मैं तैयार होता हूँ, चलता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जरा पिछड़े दरवाजे से जाकर पड़ोस के किसी व्यक्ति को बुला लाओ, क्योंकि थाने जाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा, तो कोई तो साथ रहे। उनकी पत्नी दरवाजा खोल करके जा रही हैं तो जितना बंदोबस्त पुलिस का बाहर सामने है, उससे ज्यादा पूरा मोहल्ला घेरा हुआ है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। के.आर. मलकानी थाने जाते हैं और उसके बाद उन बाकी किस्सा मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको पढ़ना हो तो उनकी किताब है बाकायदे, जैसा अरुण जी ने कहा, आधी रात कोई दस्तक दे रहा है, समवन नॉकिंग द डोर एट मिडनाइट। ये उनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के दौरान जो हुआ उसका वर्णन किया है और उसी में बताया है कि हम सब लोग जॉर्ज ऑरवेल की किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी, मवेशी खाना। तो पत्रकार हो, चाहे पीलू मोदी जैसा, पीलू मोदी के बारे में आप लोगों ने सुना है, 5-6 आदमी मिलकर के एक आदमी जैसे बनता है, वैसे पीलू मोदी थे। वजन के हिसाब से भी, आकार प्रकार के हिसाब से भी, और 5-6 लोग मिलकर के जितनी आवाज़ ऊंची बोल सकते थे उतनी ऊंची आवाज़ में पीलू मोदी बोलते थे। इंदिरा गांधी ने एक बार कह दिया कि कुछ लोग CIA के एजेंट हैं, तो गधे पर बैठ करके और गधे के गले में CIA का पट्टा डाल करके और उसको हाँकते हुए पार्लियामेंट पहुंच गए। ये थे पीलू मोदी। और अहिंसक थे बाकायदे। उस पीलू मोदी को भी के.आर. मलकानी के साथ ही रखा। चंद्रशेखर गिरफ्तार हुए तो भी के.आर. मलकानी, मैंने पूरी बस भर करके, कुल सिविल लाइन्स आपके करीब है, कभी सिविल लाइन्स के उस थाने में जा करके आप पूछिए, सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और सिविल लाइन्स पहुंचाए जा रहे हैं। और सुबह 5 बजे के आसपास
यानी अभी इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है। तो मैं कहता हूं कि दो तरह की इमरजेंसी उस समय थी, एक अघोषित और एक 26 जून के बाद घोषित। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे अरुण जेटली। हिम्मत दिखाई, जब इमरजेंसी घोषित हो गई तो वो अपने घर से निकले और यहाँ आकर के प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार हुए और पूरी इमरजेंसी गिरफ्तार थे। मैं इमरजेंसी के दौरान 16-17 महीने बाद जब बाहर आया तो अरुण जेटली के घर पहुंचा। तब नारायण विहार में वो रहते थे और मैं डरते हुए उनके घर पहुंचा, क्योंकि मैं जानता था कि वह अपनी माता पिता की अकेली संतान है और उनकी माँ के से मेरा मिलना जुलना था, उनको मैं मिलता था जा कर के। लेकिन उस दिन मैं डरता हुआ उनके घर पहुंचा, ये सोच करके कि उनकी माँ बहुत हमको डांटेगी, और मैं उसकी तैयारी से भी गया था। लेकिन मैं आप मित्रों आपसे कहूं, माँ हो तो ऐसी हो। जब मैंने उनसे कहा कि अरुण जी बहुत ठीक हैं, जेल में हैं, मुझे खबर है, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। अरुण जेटली पूरी जिंदगी जेल रहे, हमको कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन इस देश से तानाशाही जानी चाहिए। और उस मां ने एक नहीं लाखों अरुण जेटली को साहस दिया, और उस साहस का परिणाम था कि इमरजेंसी के दौरान लोग लड़े, अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े, और इस लक्ष्य से लड़े कि इस देश में लोकतंत्र की वापसी हर कीमत पर होनी चाहिए, और हुई। 18 जनवरी 1977 को मैं स्वयं कुंभ में था। उन दिनों मौनी अमावस्या का स्नान भी था उस दिन, और उस स्नान के दौरान अचानक खबर आती है कि चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन नेता सशंकित थे, आशंकित थे, डरे हुए थे, और इस देश की जनता से कटे हुए भी थे 21 महीने से। लेकिन बाबू जगजीवन राम, नंदिनी सतपथी और हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी, और जो लहर पैदा हुई उस लहर पर सवार होकर 1977 के चुनाव में जनता पार्टी उत्तर भारत में इस तरह से जीती, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी भी हारेंगे। इंदिरा गांधी हार सकती हैं, इसका अंदेशा जिस आदमी को था उसका नाम था माखनलाल फोतेदार। मुझे याद है रायबरेली के चुनाव में मैं घूम रहा था, और जब मैं कांग्रेस के दफ्तर गया तो माखनलाल फोतेदार दफ्तर से निकल रहे थे। मैंने उनको रोका और हमने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई पत्रकार नहीं था उस समय में, मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, और जगह जगह जाता था चुनाव में, जहां भी बुलाया जाता था। तो माखनलाल फोतेदार ने कहा कि तुमको बात करनी है तो मेरी गाड़ी में बैठो, लखनऊ में चल रहा हूँ और हमारे पास समय नहीं है। तो हम उनकी गाड़ी में बैठे और उनको लखनऊ मेल नामक ट्रेन में बैठाया, और इस दौरान हमारी बातचीत हुई। मुझे याद है, और उसके बाद हमारा माखनलाल फोतेदार से संबंध भी रहा। मैंने कहा कि इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि जो देखा वही बताने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। यानी उस व्यक्ति को एक अंदाजा हो गया था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार रही है, लेकिन आम लोगों को इसकी कोई
भनक भी रही हो, कोई सोचा भी हो, ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी को रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने और उनके बेटे को भी वह सजा दी जो सजा उनको मिलनी चाहिए थी। उनको चुनाव, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव किस लिए करवाया? चुनाव इसलिए करवाया कि इमरजेंसी के दौरान चुनाव करवाया गया। आप ये बात नोट करें कि इमरजेंसी हटा करके चुनाव नहीं कराया गया। इमरजेंसी हटाई गई 23 मार्च को, जब इंदिरा गांधी की कैबिनेट अपना इस्तीफा दे रही है। इस्तीफा देने से पहले मंत्रिमंडल के जो फैसले हैं उसमें से एक फैसला ये है कि इमरजेंसी हटा रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान चुनाव कराने का मतलब था डर के माहौल में, भय के माहौल में, आतंक के माहौल में और निर्धन विपक्ष के सामने चुनाव लड़ना है और जीतना है। लेकिन इस देश की जनता ने जब जब ऐसा कोई सवाल आया, चाहे वो 1942 की घटना हो, चाहे 1947 हो, चाहे 1971 हो, चाहे 1975 हो, इस देश की जनता ने हमेशा सत्य का साथ दिया है और इमरजेंसी के में चुनाव लोकतंत्र की बहाली, सत्य की जीत थी। मैं ऐसा समझता हूं कि इमरजेंसी के 50 साल अगले साल 25 जून को या 26 जून को होगा। एक नया अध्याय जुड़ गया है, उस पर 1 मिनट मैं आपका लूंगा और अपनी बात पूरी करूंगा। अरुण जी ने शुरू में ही कहा कि 25 जून और 26 जून के बारे में विवाद है। जरूर विवाद है, लेकिन वह विवाद अब खत्म हो गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि इमरजेंसी 25 जून को लगी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ने 25 जून को हस्ताक्षर कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर R.K. करोली, हो सकता है आप उनका नाम जानते हो। डॉक्टर R.K. करोली से मैं मिला हूं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो रहते थे। दिल्ली में वो हार्ट के ऐसे डॉक्टर थे जो बाईपास ऑपरेशन की सलाह नहीं देते थे, अपनी दवा से लोगों को ठीक करते थे। और मुझे भी जब तकलीफ हुई तो मैं डॉक्टर करोली के पास गया। डॉक्टर करोली का जो दूसरा परिचय है वो मैं आपसे देना चाहता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर करोली सुपरिंटेंडेंट थे और इस नाते उस समय राम मनोहर लोहिया अस्पताल ही प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का हो, उनके डॉक्टरों को अस्पताल देता था। और स्वयं डॉक्टर R.K. करोली राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के डॉक्टर थे। जब मेरी पहली भेंट हुई, वो मुझे जानते थे, तो जब पहली भेंट हुई और जब हमने उनसे दवा वगैरह के बारे में बात कर ली, तो उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो हो गया, अब आप भूल जाइए कि आप डॉक्टर हैं। अब हम दोनों जरे आपके कमरे में बैठते हैं और बात करते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद का आपके पास संस्मरण क्या। तो उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि जब R.K. धवन नाम का व्यक्ति, जो इंदिरा गांधी का सहायक था, चिट्ठी लेकर के रात को 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचता है और कहता है कि आप इस पर साइन करिए, दस्तखत करिए। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उस पत्र को पढ़ा और उसके बाद एक किनारे रख दिया। उन्होंने डॉक्टर R.K. करोली को बुलवाया
इसलिए बुलवाया क्योंकि आप जानते हैं कुछ महीने बाद हृदय की गति रुकने से ही उनका देहांत हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद ने जब डॉक्टर R.K. करोली आ गए तो उसके बाद भी करीब 45 मिनट उन्होंने लिया है। जिस कागज पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत किया है, उस मजमून को, उस सामग्री को आप जरा ध्यान से पढ़िए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इमरजेंसी की घोषणा का जो दस्तावेज है उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अगर आप उसको आज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति के साथ, जो भारत का मुखिया है, संवैधानिक मुखिया है, सेना का मुखिया है और इस देश के समाज का भी मुखिया है, उसके साथ एक प्रधानमंत्री छल कर रही है। पूरा का पूरा संविधान की जो व्यवस्था है उसके दो तरीके हैं। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए, मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात की चर्चा हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति है, तो मंत्रिमंडल के साथ ही प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके इस बात पर विमर्श करेंगे कि क्या वास्तव में आंतरिक विद्रोह की स्थिति है। अगर आंतरिक विद्रोह की स्थिति है तो मंत्रिमंडल का कोई भी साथी नहीं चाहेगा कि इमरजेंसी ना लगे, लेकिन आंतरिक विद्रोह की स्थिति तो थी नहीं। तो इमरजेंसी की घोषणा का जो दस्तावेज भेजा गया राष्ट्रपति के पास, उस दस्तावेज की भाषा ये है मानो फखरुद्दीन अली अहमद साहब अपनी पहल पर इमरजेंसी लगा रहे हैं। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंच से और जो भी हमको अवसर मिलेगा, मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं, उनकी प्रतिभा को बधाई देता हूं, उनकी खोजी दृष्टि को बधाई देता हूं और इस बात की भी बधाई देता हूं कि जो काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जब चुनाव के दौरान संविधान के बारे में उसी तरह की झूठी बातें जो इंदिरा गांधी जब उस समय बोलती थी तब झूठी बातें थी, और अब उनके खानदान का एक नौजवान जो सिरफिरा है, जिसको समझ कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उस नासमझी में बार बार वो झूठ बोल रहा था कि संविधान खतरे में है। अब वही इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद पर को कटघरे में खड़ा कर रही थी और ये दिखाना चाहती थी कि मैंने कुछ नहीं किया। वो तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब का आदेश था और मैंने उसका पालन किया। सच ये नहीं है। इसलिए उस मजमून को पढ़ें एक बार। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई घोषणा करवाई है, बाकायदे नोटिफिकेशन निकला है होम मिनिस्ट्री से, और वो नोटिफिकेशन सही है। जो दस्तखत कराया गया वो संविधान की हत्या थी। इसलिए अब 25 जून जब भी आएगा, भारत के लोग संविधान की हत्या का दिवस मनाएंगे। जो लोग इमरजेंसी पर पर्दा डालना चाहते थे, अब इमरजेंसी के राज और खुलेंगे और अरुण कुमार की कविताएं भी लोग सुनेंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद बाबू जी। आपके उद्बोधन के बाद हम लोगों ने इमरजेंसी के दौरान
जो विमर्श चल रहे थे या इमरजेंसी किस प्रकार से थी और किस तरह से वो अनैतिक थी, असंवैधानिक थी, इन सब विषयों पे हम लोगों ने जाना। और 2-3 बातें कहकर मैं इस मंच को ओपन करूंगा कि आप लोगों के जो प्रश्न हो, 1-2 प्रश्न हम लोग लेंगे। उससे पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। जैसे कि उस समय जितने भी महनीय नेता थे, वो जेपी हो, चंद्रशेखर हो, या उस समय के जेबी कृपलानी हो, राजमोहन गांधी हो, सबको एक एक करके बंद किया गया जेलों में। एक किस्सा जो 25 जून का है, गांधी मैदान में जो रैली हुई, उस गांधी मैदान के रैली के बाद जेपी गांधी फाउंडेशन में रुके हुए थे और 12:30 बजे रात का समय है और उस समय पुलिस वहां आती है और कहती है कि मुझे जेपी को हमें गिरफ्तार करना है। उसके सचिव से बात हो रही है। सचिव बोलते हैं कि जेपी की तबीयत सही नहीं है उतनी और देर से सोए हैं, लेकिन उसके बाद भी जेपी को गिरफ्तार किया जाता है। उसी प्रकार से राजमोहन गांधी, जेबी कृपलानी ने महात्मा गांधी के स्थान पर राजघाट में जो प्रार्थना सभा रखी हुई थी, उस समय राजमोहन गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसी प्रकार से जब जिस मां के बारे में एक मां के उद्धरण बाबूजी ने दिया, अरुण जेटली जी के माता के बारे में, इसी तरह का एक उद्धरण है राजनाथ जी के माता जी के बारे में। और उसी कारण राजनाथ जी जब जेल में गए तो उन्होंने करीब करीब 2 वर्ष जेल में बिताया और 1 साल बाद करीब करीब जब उनके भाई से उनकी माता पूछती हैं कि आप राजनाथ जेल से बाहर कब आएंगे, तो उनके भाई कहते हैं कि करीब अभी 1 वर्ष का समय और लगेगा। और यह सुनने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन उससे पहले का एक किस्सा है, जब राजनाथ जी को नैनी जेल से सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय उनकी माता उनसे मिलने के लिए गई हुई थी और उस समय वो जो कहती हैं, वह सुनने के बाद वहां जो पुलिसकर्मी थे वह भी रोने लगते हैं। वह क्या कहती हैं? वह कहती है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, झुकना मत, लड़ते रहना। तो ये जो माताओं का उस समय भाव था, यही भाव था जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो माताओं का भाव रहा, अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे भेजा, उसी तरह से आपातकाल के समय को भी देखा जा सकता है। उस समय माताओं ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और बोला कि ये आपातकाल से निजात दिलाओ, आपातकाल को खत्म करो। ऐसे कई माताओं का संकल्प रहा, ऐसे कई माताओं का साथ रहा, उनके बेटों के साथ उनका आशीर्वाद रहा, जिसके बदौलत ये आपातकाल खत्म हो पाया। और इस देश की लोकतांत्रिक जनता को मन को देखिए, 1977 के जिस चुनाव की बात हो रही है, 1977 का वह चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें बाबूजी ने कहा कि निर्धन विपक्ष था, लेकिन इस निर्धन विपक्ष को पैसों के साथ वोट दिया गया। निर्धन विपक्ष को पैसे भी दिए गए, उतना ही। तो इस देश की जो जनता है वो लोकतांत्रिक जनता है, वह जानती है कि कब किसे हटाना है और कब किसे रखना है। और यही कारण रहा कि जो गांधी से मिली आ रही परंपरा है, स्वतंत्र आंदोलन से जो नेता है उनसे मिली हुई जो परंपरा है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो बलिदान दिया गया, उस परंपरा को जीवित रखा गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस परंपरा में एक काला अध्याय जोड़ा है और उस काले अध्याय के बारे में हम सभी को चर्चा करना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। अच्युतानंद मिश्र अपने इंटरव्यू में कहते भी हैं, अच्युतानंद मिश्र से एक बार पूछा गया कि अभिलेखन, आपातकाल पे अभिलेख क्या लिखे गए, क्या पढ़े गए, किसको पढ़ना चाहिए। आज हमारे मंच पे वो शख्सियत यहाँ विद्यमान है, उन्होंने माइक्रो सेकंड का समय लिया होगा और उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर अरुण भगत जी को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हिंदी साहित्य के कई विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम लोग बाकी स्ट्रीम्स के लोग भी बैठे हुए हैं, हम सभी को इनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर जो भी कुछ बोला हूं, जो संस्करण सुनाए हैं, वो बाबूजी से मैंने सुना हुआ है, तो आज आप लोगों तक प्रेषित कर पा रहा हूं। इसलिए आपातकाल के बारे में इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए कि आगे चलकर कोई भी सत्ता के मद में इस तरह से मदान्वित ना हो पाए कि वो आपातकाल लगा पाए। इसको पाठ्यक्रमों में भी समावेशित करना चाहिए। अब आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम 1 से 2 प्रश्न लेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जी आप पूछिए। नमस्कार सर,
सर, किसी भी क्रांति या आंदोलन का सफल होने में संप्रेषण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस समय प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। आप पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। उस समय एक बहुत बड़ा हुजूम संपूर्ण क्रांति में एक साथ एकजुट दिल्ली में भी एकत्रित हुआ, पटना के गांधी मैदान में भी एकत्रित हुआ। तो संप्रेषण का क्या माध्यम था? आप उस समय बहुत सारे लोगों को जेल में भी जेल जाना पड़ा, तो उस समय संप्रेषण का क्या माध्यम था? आप अपने जीवन अनुभव से उसे समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। संप्रेषण का एक माध्यम औपचारिक है और दूसरा माध्यम है अनौपचारिक। तो जब रोक टोक लगती है, चाहे वो इमरजेंसी की लगे या और किसी तरह की रोक टोक लगे, तो जो औपचारिक माध्यम हैं वो झूठे पड़ जाते हैं। कई बार उस पर भरोसा नहीं होता। तो जो कानों कान जो बात फैलती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मैं 2 उदाहरण से ये बात अपनी बताता हूँ। आपको याद होगा कि 8 अगस्त 1942 को देर रात गांधी जी का भाषण समाप्त हुआ। मुंबई का स्थान है जिसको उस समय ग्वालियर टैंक कहा जाता था, आज वो आज़ाद मैदान है। गांधी जी भाषण दे करके और पास में ही बिरला भवन था जहां वो ठहरे हुए थे। तो उन्होंने जो देशवासियों से अपील की, वो अपील लोगों तक पहुंची नहीं, क्योंकि अखबार जैसे इमरजेंसी जिस दिन घोषित हुई उससे पहले की रात को ज़्यादातर अखबार दिल्ली के बिजली काट दी गई थी, छप नहीं पाए थे। उसी तरह से 1942 में भी 9 अगस्त को गांधी जी का वो संदेश गांव-गांव तक नहीं पहुंचा कि वास्तव में उन्होंने कहा क्या हमको करने के लिए बताया। तो लोगों ने अपना अर्थ निकाल लिया और जो अर्थ निकाला वो ठीक ही था। बिजली के तार काट दिए, पोस्ट ऑफिस फूंक दिए, थाना फूंक दिया, जिसको जो मन में आया वो किया। तो संप्रेषण का एक तरीका यह है कि लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि ये परिस्थिति है और उसमें हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। तो ये जो संप्रेषण है वो अंतरात्मा की से उत्पन्न हुआ संप्रेषण है और यही दरअसल युद्ध के क्षणों में काम करता है। ठीक वही इमरजेंसी में भी हुआ और लोगों ने ये देखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति जो कभी बातचीत में भी गुस्सा नहीं करता, क्रोधित नहीं होता और जो मार्क्सवादी था, क्रांतिकारी था, जिसने गांधी को अपना लिया, उस व्यक्ति को ये महिला जो उनके दोस्त की बेटी है, जिसे वो इंदू कहते थे, उसने जेल डाल दिया। तो उसके बाद लोगों ने अपना तय कर लिया कि हाँ हमको क्या करना चाहिए और लोगों ने फिर वही किए। तो मेरा कहना है कि संप्रेषण के जो औपचारिक जाने माने तरीके हैं, जब वो फेल कर जाते हैं तो लोग, आप जानते हैं ना जानते हो तो आप गूगल बाबा से समझ लीजिए। और आजकल गूगल बाबा पर ज्ञान बहुत आता है। तो अंतरात्मा की आवाज़ कैसे आती है, इस पर बहुत संत आजकल गूगल बाबा पर बताते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ ही वास्तविक संप्रेषण है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पास समय कम है, इसलिए अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदर्श भैया को बुलाता हूँ। नहीं, एक सवाल उधर कोई है, पूछ ले। हम एक ही प्रश्न ले पाएंगे आप।
नमस्कार सर, मेरा नाम रवि है। आपने आपातकाल के बारे में जो बातें बताई हैं, हम युवाओं के लिए बहुत सारी बातें नई हैं। मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूं। जैसे कि आपने कहा कि आपातकाल की घोषणा जिस दिन हुई थी, तो अब ये सरकार उस दिन के लिए संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। ये बात ठीक है कि आपातकालीन का जो दौर है उसको युवाओं को समझते रहना चाहिए ताकि लोकतंत्र पे आगे ऐसा हमला ना हो। लेकिन मेरी चिंता इधर ये हो गई कि यदि संविधान की हत्या उस दिन हो गई, इसका मतलब कि अब संविधान मरा हुआ है उस दिन के बाद, तो मैं संविधान होने के नाते मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है कि मैं कहाँ हूं। जिस देश का संविधान मर गया, फिर भी उस देश में लोग प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए। यही मेरा प्रश्न है कि यदि संविधान मर गया है तो फिर देश कैसे चलेगा या आगे कैसे चलेगा? तो बदले की राजनीति में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत प्रतिमान सेट कर दे रहे हैं? शुक्रिया। आपने बहुत सही सवाल उठाया है और मैं इस सवाल के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जो बात मुझसे छूट गई थी वो आपने उठाया है, तो हमारा ही काम आपने किया। संविधान की हत्या हुई, ये सच है और कई बार हुई। इमरजेंसी में अगर आप संविधान के विद्यार्थी हैं तो आप ने पढ़ा होगा कि 39वां, 40वां, 41वां और 42वां ये सारे संशोधन इमरजेंसी के दौरान हुए और उसको जो इमरजेंसी जो लोग संविधान के जानकार हैं वो मानते हैं कि वो भी संविधान की हत्या की कड़ी में है। अब आपका सवाल जहाँ है उस पर मैं आता हूँ। संविधान का जो 44वां संशोधन है वो हत्या किए गए संविधान को पुनर्जीवित करने का है। इसलिए अब संविधान की हत्या नहीं हुई है, संविधान पुनर्जीवित है और जोशो खरोश से काम कर रहा है। इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप चिंतित हैं तो मैं ये कहूँगा कि इस देश की जनता, जैसा मैंने पहले कहा था, किसी तानाशाह को स्वीकार नहीं करेगी। कोई अगर संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या करके इस देश में शासन करना चाहेगा या झूठ बोल करके और जनमत को गुमराह करना चाहेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। संविधान हमारा बहुत ताकतवर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें पता है कि इतने सारगर्भित बातचीत के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसके बाद और हमारी जो कलाकार हैं वो आ चुके हैं, तो अगले सत्र में कभी आप, तो अभी प्रोफेसर राम बहादुर राय जी का और प्रोफेसर अरुण भगत जी का